मेरा नाम मोहम्मद आज़म है और मेरे साथ इस वक़्त इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक भी तालीमी शुबा से है। तो आइए इनसे इन्हीं की ज़ुबानी इनका तारुफ़ लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका बेहद शुक्रिया नाचीज़ को आपने इंटरव्यू के लिए मदऊ किया। जज़ाकल्लाह। अच्छा, तारुफ़ की बात आपने की तो मैं अपना मुख्तसर तारुफ़ कराता हूँ। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद है। मुल्तान से मेरा ताल्लुक है। मुल्तान के बारे में आप जानते होंगे कि मुल्तान तारीख़ी शहर है और इसे मदीनातुल औलिया भी कहा जाता है। तो इसमें बहुत से जो बुज़ुर्ग हैं उनके मज़ार मौजूद हैं। स्पेसिफ़िकली हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह रुख़ आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार इधर मौजूद है, जो कि तारीख़ी एतबार से और उनकी जो दर्स व तदरीस है या उनकी जो तबलीग का सिलसिला है उसके हवाले से मशहूर है। और मुल्तान सकाफ़ती शहर भी है और तारीख़ी भी है। और इसके अलावा मुल्तान की जो 4 चीज़ें बड़ी मशहूर हैं, उसमें वो गर्द गर्द, गदागर, गरमा और गोरस्तान, यानी ये फ़ारसी के वर्ड हैं। गर्द तो आप फ़ैमिलियर हैं कि मिट्टी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आंधियाँ वग़ैरह आती हैं, मिट्टी वो बहुत ज़्यादा है। और गदागर भी बहुत ज़्यादा हैं इधर। और गोरस्तान यानी कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि तारीख़ी शहर है। और गरमा के बारे में भी आपके नॉलेज में होगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इधर। तो ये था मुख्तसर-सा तारुफ़ मेरे शहर का। अब मैं अपने तारुफ़ की तरफ आता हूँ। मेरा सर जो स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल से है, मुल्तान से ही है। और उसके बाद मैंने टेक्निकल एजुकेशन का इंतख़ाब किया। मैंने डीएई सिविल किया 8 से 11 और उसके बाद मैंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की 11 से 15। और इन बिटवीन मैंने कोई इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हासिल किया। इंडस्ट्री में मैंने कराची में जो है और इसके अलावा लाहौर में डीएचए लाहौर में और इसी कराची में पोर्ट कासिम पे मुख्तलिफ सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स पे काम किया। उसके बाद मुझे मौका मिला गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान में एज ए इंस्ट्रक्टर जॉब करने का। तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। तो करंटली मैं यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन को सर्व कर रहा हूँ बतौर इंस्ट्रक्टर सिविल टेक्नोलॉजी के जो 3 ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको दर्स व तदरीस का काम कर रहा हूँ मैं। तो ये था सर मेरा मुख्तसर तारुफ़। प्लीज़। जी, माशाल्लाह जी, बड़ा माशाल्लाह अच्छे तरीके से आपने जो है इसको अपना तारुफ़ बयान किया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने मुल्तान शहर का ज़िक्र किया, तो आपने बताया कि ये जो है औलिया अल्लाह की सरज़मीन है, यहाँ पे बहुत सारे जो अल्लाह के वली हैं वो उनकी मज़ारात हैं उनके। तो आप मतलब डेफ़िनेटली आपका ताल्लुक जो है मुल्तान शहर से है, तो आपने इन मज़ारात को विज़िट भी किया होगा, जाते भी होंगे। तो इस हवाले से क्या आप कहते हैं मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो अ, मतलब मुख्तलिफ़ जगहों से आते हैं और वहाँ पे आके अपनी जो एक तरह से रूहानी उनकी जो एक तरह से तशफ़ी के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो क्या आप मज़ारात पे आप कभी गए हैं? जी सर, मुझे ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ भी मैं जाता रहा हूँ। वैसे भी मुझे कई दफ़ा जाने का मौका मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विज़िट किया है। तो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैंने जब उसके आर्किटेक्चर को थोड़ा-सा विज़िट किया था। उस हाँ। पे मैंने थोड़ी-सी वर्कआउट किया। वैसे तो रूहानी लिहाज़ से तो हमारी अटैचमेंट होती है, अल्लाह के वली हैं।
मतलब अपनी एक, जैसे आपने अपने इब्तिदाई में भी फरमाया कि जी, जी, तशफ़ी बिल्कुल। में लोग आते हैं, तो डेफ़िनेटली उधर ना सिर्फ मुल्तान के बल्कि बाहर से बहुत से लोग आते हैं, बल्कि अगर स्पेसिफ़िकली मैं बताऊँ तो सिंध से काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। बिल्कुल सही। तो लाहौर का मतलब वो मैंने सुना हुआ है, पता नहीं अब ये बात सच्ची है कि नहीं, कि लाहौर की एक खाने के हवाले से सौगात बड़ी मशहूर है, जिसको वो मुल्तानी सोहन हलवा कहते हैं। कोई है इस तरह की बात, या जस्ट ये एक मतलब कोई है इस तरह की कोई गलबात, या वैसे मेरे जैसे अफवाह टाइप है, या कोई इस तरह की बात है? नहीं सर, ये अफ़वाह नहीं है, ये हकीकत है। मुल्तान का बिल्कुल सोन हलवा मशहूर है। मुल्तान में कोई 3-4 टॉप के लोग हैं जो बनाते हैं। हाफ़िज़ सैनागाही में हाफ़िज़ का सोन हलवा है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और बहुत ज़्यादा उनकी जो शॉप है वो भी काफ़ी ज़्यादा तारीखी है। इसके अलावा उसके पास ही रिवाड़ी का है सोन हलवा, तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट होता है। यानी बेसिकली तो पाकिस्तानीज़ ही हैं, हुँ। प्रियर हैं इससे, वो मतलब जो है ना इसको पसंद करते हैं। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है, ये बिल्कुल मशहूर है। बिल्कुल आपने ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। तो अच्छा, दूसरा एक आपने बताया था कि मुल्तान में गर्मी बड़ी होती है। जी, तो जी। जब गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों का पीक होता है, तो तकरीबन टेम्परेचर कितना को हो जाता है मोस्टली, मतलब कि मतलब आपके अंदाज़े के मुताबिक कि जो दर्जा हरारत है वहाँ का, वो तकरीबन मैक्सिमम कितना ऊपर चला जाता है कि मतलब बाकायदा ये एक तरह से ये बन गया है कि मुल्तान में गर्मी शदीद होती है, ये शिद्दत बड़ी होती है गर्मी की। तो आपके लिहाज से मतलब वो, या आपके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन कितना उसका टेम्परेचर होता है वहाँ पे गर्मियों के अंदर? सर कोई ऑन एवरेज तकरीबन 47-48 के करीब तो डेफिनेटली होता है। बाज़ औक़ात 49 के करीब भी चला जाता है। तो ये यहाँ तक तो होता ही है। सही है। जो मेरी मेरे मेरे नॉलेज में, मेरी ऑब्ज़र्वेशन में है। बाकी मैंने बहुत ज़्यादा डीपली, चूँकि हम लोग हुँ। आदी हो चुके हैं, इसलिए इसको मतलब इस सेंस में नहीं लिया कि इस पे वर्कआउट किया जाए और इसे बिल्कुल वो साइंटिफिक बुनियादों पे नापा जाए, या कोई रिकॉर्ड है तो वो देखा जाए। तो इस लिहाज से आइडिया नहीं है। बहरहाल ऑन एवरेज नहीं, नहीं, कोई। वो तो डेफ़िनेटली है। जी, हाँ। जी। तो दूसरा मैं ये क्योंकि आप इलाका के हैं, तो वो वहाँ के चूँकि मौसम गर्म होता है, तो वहाँ के जो जितने भी मतलब हर मौसम की या हर इलाके की एक तरह से उसमें वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है, टेम जैसे मौसम होता है या वहाँ का जो वेदर होता है, तो उस लिहाज से वहाँ पे जो उसकी जहाँ फल या सब्जियाँ या उस तरह वो होती हैं। तो आपके इलाके में ज़्यादा फिर किस तरह का जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, वहाँ वो किस हवाले से मतलब फ़ेमस है? कि उसमें ज़्यादा किस तरह की चीज़ें मतलब जो लोग उगाना पसंद करते हैं? अच्छा, ऐसे है कि कोई है मुल्तान में आइडिया इस एक तो, बारे में? जी, जी, बिल्कुल है सर। अच्छा सर, मुल्तान में एक तो आपने फलों का ज़िक्र किया, तो फलों के लिहाज से तो डेफ़िनेटली आम बहुत ज़्यादा मशहूर है मुल्तान का। और सही है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल जो कल्टीवेशन होती है मुल्तान में, वो पहले तो कपास की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था, लेकिन अब थोड़ा-सा चेंज आया है। चावल की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है हमारी पाकिस्तान की, तो कमोबेश कोई मेरे ख़्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई 3-4 अरब या इससे भी ज़्यादा की एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की सालाना। सही है। तो मुल्तान में बहुत ज़्यादा मिक़दार में जो है वो चावल बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरली काश्त किया जाता है। इसके अलावा गंदम काश्त की जाती है बहुत ज़्यादा। और जो नंबर फर्स्ट है, मैंने जो देखा है मोस्टली वो चावल बहुत ज़्यादा काश्त किया जाता है। उसके बाद गंदम है, फिर दूसरे सही अजनास है। हैं। सब्जियों में भी सब्जियों में भी मोस्टली जो है वो काश्त की जाती हैं, लेकिन ज़्यादा हमारी जो सब्जियां हैं वो बिहाड़ी साइड से, गुरेवाला या खानेवाल साइड से बहुत ज़्यादा हमें ये मुल्तान में यानी अवेलेबल होती हैं, और सस्ती अवेलेबल होती हैं, मतलब सही है। कंपैरिजन लाहौर के या फैसलाबाद के। बल्कि फ्रेश और
कम रेट में अवेलेबल होती है। जी सर। जी। अच्छा, सर एक आप। मैं आपसे ये मालूमात लेना चाहूँगा कि जो है ना मतलब मैंने टॉपिक तो कुछ और सोचा हुआ था, लेकिन चूँकि जी, आपने आ रही है, मुल्तान थोड़ी-सी ब्रेक हो रही थी, अब बिल्कुल को क्लियर है। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही। जी, अच्छा, बिल्कुल अच्छा। क्लियर तो सुनाई दे रही है। हेलो सर। सर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? सर मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इशू है आपकी तरफ से या इंटरनेट का इशू है। मैं ऑनलाइन ही हूँ, उसी स्क्रीन पे मौजूद हूँ। आप देखें, अपने इंटरनेट को चेक करें और मैं अवेलेबल हूँ। आपको आवाज़ आ रही है? सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। वो जी मुझे लगता है जी कोई टेक्निकल इश्यू हो गया था नेट का, किसी वजह से डिसरप्शन हो गई थी। जी जी तो सर। अच्छा, अब आप ये बताइए कि चूँकि आपने बताया कि आप जो है वो टेक्निकल इदारे के अंदर जो है वो पढ़ा रहे हैं। हेलो। जी जी सर। तो आप जो है टेक्निकल इदारे के अंदर पढ़ा रहे हैं। जी जी सर। तो जो इदारा है आपका वो कोई मतलब कॉलेज है या मतलब कोई यूनिवर्सिटी है या क्या है, मतलब जिस इदारे के अंदर आप पढ़ा रहे हैं? जी सर, मैं जिस इदारे में पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान, यानी टेक्निकल कॉलेज है जो कि टैफ्टा के अंदर है। टैफ्टा जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इदारा है जो कि एसडीईडी इसको डील करता है। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट है जो कि चीफ मिनिस्टर के अंडर है। तो ये जी, कॉलेज है बेसिकली। और वैसे कॉलेज के साथ ही अटैच यूनिवर्सिटी भी है, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान। तो कॉलेज का सिस्टम बिल्कुल अलग है, यूनिवर्सिटी का अलग है, लेकिन जो जो सिस्टम है वो बिल्डिंग है वो सेम है। मतलब बिल्डिंग बिल्डिंग सेम है जी। जी, जी, ओके। अच्छा, दूसरा ये बताएँ कि आपने मतलब बड़ा एक जो आपने बताया कि वो मेरे ज़हन में बड़ी बातें आ गई इसको इसके मुतल्लिक़ मालूमात लेने के लिए, कि आपने कहा कि जी आप ये टैप्टा से जो है ये टैप्टा भी है इसके अंदर शामिल है, टैप्टा के अंडर है या जो भी कह रहे हैं। तो वो टैप्टा जो है वो शॉर्ट कोर्सेज़ करवाते हैं 3 माह के, 6 माह के या साल के या इस तरह के मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स को। तो वो अच्छा, ये जो कोर्सेज़ हैं, ये इसके लिए कोई बाकायदा कोई मतलब जो कोर्सेज़ आप सिखला रहे हैं, वो फिज़िकली स्टूडेंट्स के लिए हैं या ऑनलाइन भी आप करवाते हैं? अच्छा टैप्टा सर, के जितने बहुत कोर्सेज़ हैं, वो क्या फिज़िकली भी जी। अवेलेबल हैं या सिर्फ़ ऑनलाइन, या मतलब क्या उसके बारे में बताना अच्छा चाहेंगे सर, आप? सर बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। हम इस वक़्त गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो मेनली जो डील करता है, वो डील करता है 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, जो कि मैट्रिक के बाद हमारे पास साइंस के बाद जो बच्चे आते हैं उनको हम 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर करवाते हैं। जो कि ओके, जिसमें हमारे पास 7 डिसिप्लिन है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, मैकेनिकल है, टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है वगैरह। तो ये 7 डिसिप्लिन हैं जिसमें हम डील करते हैं। इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के 4 शॉर्ट कोर्सेज़ हमारे पास इस वक़्त चल रहे हैं। उसमें हमारे पास शटरिंग है, स्कैफोल्डिंग है, मेसन है, टाइल फिक्सर है और स्टील फिक्सर है। इसमें से कुछ 3 माह वाले हैं, कोई 6 माह वाले हैं। अच्छा, आपका सही है। सवाल था कि ये फिज़िकली हैं, तो 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर जो मैट्रिक के बाद है, वो बिल्कुल फिज़िकली है। उसमें जी, 60% हमारा प्रैक्टिकल है और 40% थ्योरी है। और जो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ हमारे 6 मंथ के और 3 मंथ के जो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, उसमें 90% प्रैक्टिकल वर्क है और 10% थ्योरेटिकल नॉलेज है। उसमें हम प्राइमरी से लेकर मिडल मैट्रिक तक बच्चों को लेते हैं और उनको हम जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेशन देते हैं। ना सिर्फ हम टेफ्टा पंजाब अपनी सर्टिफिकेशन देता है ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से, बल्कि जो है तकामुल सऊदीया के जो है वो पाकिस्तान का और सऊदीया का कोलैबोरेशन है। तो तकामुल इंटरनेशनल टेस्टिंग कंडक्ट कराता है, स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट होता है। वो जिस बच्चे ने जिस ट्रेड में स्किल हासिल की है, वो इंटरनेशनली मुख्तलिफ असेसर आते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल। तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो उसकी असेसमेंट लेते हैं। उसके बाद फॉरेन जॉब्स हैं, मुख्तलिफ जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की कंपनीज हैं, वो उसको जॉब ऑफर करती हैं। तो रिसेंटली हमारे बहुत से पास आउट बाहर जा भी चुके हैं और जा भी रहे हैं। अच्छा, एक और आपका आखिरी सवाल जो था,
वो ये था कि क्या ऑनलाइन कोर्सेज़ भी हैं, डेफ़िनेट ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं टफ़्टा के, वक़्तन-फ़वक़्तन आते रहते हैं। उसमें ये एफ़िलिएट मार्केटिंग या अमेज़न ड्रॉप शिपिंग इस तरह के हुँ, कोर्सेज़ या लैंग्वेज के कोर्सेज़ आते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज के कोर्सेज़। तो उसमें से कुछ कोर्सेज़ हमारे ऑनलाइन भी होते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज़ हमारे जो हैं, वो फ़िज़िकल होते हैं। तो सही है। हर तरह के कोर्सेज़ करवाए जाते हैं टाटा जो है मुख्तलिफ़ हमारे कोई थ्री हैं तकरीबन कोई 30,000 से ज़्यादा कोई इदारे हैं ओवरऑल पंजाब में छोटे-बड़े सारे मिला के। तो बहुत बड़ा ओके। नेटवर्क है पंजाब में और इसे कहा जाता है कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट स्किल प्रोवाइडर है टाटा पंजाब। जी, बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए सर रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि 2-3 बातें जो मैं स्पेशली तौर पे पूछना चाहूँगा जी, कि जी। एक तो सबसे पहली बात ये है कि ऐज का हाईएस्ट लेवल क्या है कि मैक्सिमम कितनी उम्र हो तो बंदा अप्लाई कर सकता है। दूसरा क्वालिफ़िकेशन कितनी हो तो कोई बंदा जो है वो उसके लिए एलिजिबल हो सकता है। अच्छा और तीसरा डिफरेंट ये है कि आखिरी एक बात है सॉरी आपकी जी, बात जी। काट रहा हूँ कि जी, जी। टेप्टा डेफ़िनेटली जो है इसके अंदर कोई कैटेगराइज़ किया गया है कि मेल फीमेल को होता है ना जैसे कि ये स्पेसिफ़िकेशन है फीमेल्स के लिए अलग से कोई कोर्सेज़ वग़ैरह बनाए गए हैं या ये जो आप कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ये सबके लिए इकट्ठे ही हैं, दोनों के लिए कोई भी इसको जो है वो आके अवेल कर सकता है। और आखिरी सवाल एक, जो आप कोर्स करवाते हैं और उसमें बच्चे कोई भी, कहीं पे भी, जो टैबटा करवा रहे हैं मुख्तलिफ कोर्सेज़, उसमें जो कोई लिमिटेड सीट्स होती हैं या मतलब होता है कि अपॉर्च्युनिटी होती है कि कोई भी बंदा अप्लाई करे? कुछ ऐसे कोई मेरिट टाइप या इस तरह का कोई इश्यू है कि मेरिट बन जाता है जो होता है अगर किसी में कोई रिक्वायरमेंट कोई एजुकेशन की हो, तो उसमें बाकायदा कोई मतलब मेरिट वगैरह का भी इश्यू होता है या जस्ट एक यही है कि चलें जिसने अप्लाई कर दी है वो 40 हैं, 50 हैं, 100 हैं, तो वो सारे के सारे जो होते हैं उनको वो कंसिडर कर लिया जाता है और उनको पढ़ाया जाता है? जी सर, आपके ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छे सवाल हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक-एक करके इनके जवाब देता हूँ, अगर कोई रह जाए तो आप काइंडली मुझे याद दिला दीजिएगा। जी, जी। पहली तो बात ये है कि हमारे जो कोर्सेज़ हैं जो चाहे शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, चाहे हमारा 3 ईयर डिप्लोमा है, सब में जो एडमिशन का प्रोसीजर है, उसकी ना हर एडमिशन हर कोर्स की एसओपी है। डिफरेंट जब भी कोर्स शुरू होता है उससे पहले उसका पूरा एसओपी बनता है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टीचर जो पढ़ाएगा वो इंडस्ट्री से आएगा, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, क्या उसका एक्सपीरियंस होगा, क्या एक्सपोज़र होगा, उसका रेमुनरेशन वगैरह-वगैरह। बच्चा जो आएगा उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी या सही है। क्या क्राइटेरिया होगा, सारी चीज़ें। यानी कोर्स वाइज़ हर एक की एसओपी अलग से आती है। तो हाँ, क्राइटेरिया हर कोर्स के लिए बिल्कुल सही। मुख्तलिफ है। बाकी आपने मिनिमम और हुँ, मैक्सिमम की बात की तो मिनिमम जो है वो हम जो अंडर 18 उम्र है। अंडर 18 को लेते हैं, हम टीनेजर को ले लेते हैं। तकरीबन कोई 16 15 से 16 तक हम हमारे पास बच्चे आते हैं। तो उसके बाद कोई जो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, उसमें हमारा जो क्राइटेरिया है, उसमें हम 35 तक भी लेते हैं। इवन के कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ में हम हमारे जो 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर है, अब उसमें मॉर्निंग सेशन में हम लेते हैं मैक्सिमम 22 तक और उसमें 1 या 2 साल का अगर किसी ने एफएससी की हुई है या इंटरमीडिएट है, तो उसको 2 की जो है वो रियायत दी जाती है। लेकिन इवनिंग प्रोग्राम में हम 45 ईयर को भी अलाउ करते हैं। तो यानी ऐसे समझिए कि अगर आपने स्किल लेना है तो उम्र की कोई कैद नहीं है। कोई इश्यू नहीं है, 45 तक भी सही अगर है, कोई सही। आना चाहे नो इश्यू। तो इसी तरह से शॉर्ट कोर्सेज़ में भी एसओपीज़ हैं, उसमें स्पेसिफिकली जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के कोर्सेज़ हैं, उसमें 35 तक है। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ जो ऐज क्राइटेरिया अलाउ करते हैं, तकरीबन जो आइडियली वो अलाउ करते हैं 24 से 35 तक। ये एज ब्रैकेट वो ज़्यादा लाइक करते हैं। तो सही है। हमारी कोशिश होती है जो वो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम इनटेक लें, उसके मुताबिक हम इनटेक लेके अपने
ताकि हमारी जो प्लेसमेंट है मैक्सिमम लोग प्लेस हों, उनको रोज़गार मिले अच्छा। और बाकी इसके अलावा काइंडली आप पूछ लें। हाँ, वो को-एजुकेशन की मैं बात कर रहा था। हाँ जी। लड़की और लड़कियों के जी। लिए अलग-अलग कोर्सेज़ हैं या फिर वो जी, कुछ जी, के लिए जी सर, इकट्ठे भी हैं? जी, बहुत जी। अहम सवाल है आपका। और ये ऐसे है कि हमारे ना मेल्स के इदारे अलहदा हैं और फीमेल्स के इदारे अलहदा हैं। तो इसमें फीमेल्स के लिए सही। कुकिंग के शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, ब्यूटीशियन के शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, लॉन्ग कोर्सेज़ भी हैं, इसी तरह डीडीएम के कोर्सेज़ हैं, ऑफ़िस मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं, तो मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं। और हर तहसील में ये हमारे इदारे हैं, उसमें आप अप्रोच करके इन्फॉर्मेशन ईज़िली आप ले सकते हैं। बेसिकली हमारे जो जीसीडीज़ हैं ये डिस्ट्रिक्ट ओके। लेवल पे होते हैं, जो हमारे जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हैं, उसमें स्पेसिफिकली शॉर्ट कोर्सेज़ आते हैं, उसमें मुख्तलिफ हैं, उसमें ऑटो मैकेनिक हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक के आ जाते हैं, वेल्डर के आ जाते हैं, यानी हर ट्रेड के तकरीबन शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं। तो बिल्कुल आपने जो पूछा, मेल फीमेल दोनों के लिए अलग होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं, जो करना चाहें। ओके, जी। और इस हवाले से मेरा एक आखिरी पॉइंट ये है कि ये तो आपने बता दिया। अब एक क्वेश्चन ये है कि आजकल के जो मतलब रीसेंट टाइम गुज़र रहा है, जो प्रेज़ेंट सिनेरियो है इसके अंदर, आपके लिहाज़ से क्योंकि आप इसका हिस्सा हैं टीचर मतलब एज़ अ ट्रेनर हैं आप, तो इदारे बड़े अच्छे मतलब माशाल्लाह पब्लिक सेक्टर के अंदर और पब्लिक सेक्टर में जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो बड़ी जल्दी और बड़ी एक तरह से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट्स का भी एक तरह से वो बन जाता है कि जैसे होता है ना, पूछना असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके लिहाज से कौन से 2-3 या 4 कोर्सेज़ हैं जो एक तरह से जिनकी मार्केट बहुत ज़्यादा है, आजकल के हवाले से जिनमें जॉब्स लोकली या इंटरनेशनली आप शॉर्ट कोर्सेज़ या कोई टेपटा वाले करवाते हैं, तो वो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि बच्चों को वो जॉब्स जो हैं वो आसानी से मिल जाएँ, आपकी नज़र में? सर इसमें वैसे तो वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ हैं। मेरे ख़्याल में कोई अ, कमोबेश कोई 300 से ऊपर कोर्सेज़ हैं, तो स्पेसिफ़िक तो नहीं मैं कहूँगा, वैसे जनरली आपको बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हमारे पास जो कोर्सेज़ हैं, इस वक़्त जो चल रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसमें रिसेंटली ये जो पाकिस्तान का सऊदीया के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है, उसमें कोई 43,000 के करीब कोई वर्क फ़ोर्स होने चाहिए। तो शॉर्ट कोर्सेज़ के हवाले से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, ओके। हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज़्यादा माँग है। हॉस्पिटैलिटी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और टफ्टा पंजाब हॉस्पिटैलिटी के बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ करा रहा है। इसके अलावा नर्सिंग में भी बहुत ज़्यादा डिमांड आई है सऊदीया से। इवन कि अगर आप हाँ, ओईसी में देखें ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यानी डिमांड आई है। तो उसको भी टैफ़टा शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अभी नर्सिंग पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन हॉस्पिटैलिटी पे और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किए हुए हैं। इसके अलावा अगर हमारे रूटीन के कोर्सेज़ देखें, तो हमारे जो डीएई मैकेनिकल है या केमिकल है या हमारा सिविल है, तो इसमें मोस्टली हमारे जो ग्रेजुएट हैं, वो ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं। बेसिकली इसमें जो बॉटम लाइन अगर मैं बताऊँ को जो बच्चा स्किल ले लेता है ना, तो वो अपनी जगह खुद ही बना लेता है। तो इसमें बॉटम लाइन यही है कि अगर बच्चा टाइम देगा, प्रैक्टिकली काम करेगा, तो इंडस्ट्री में कभी फेल नहीं होगा। बिल्कुल सही। और एक वैसे मेरे ज़हन में बात आ गई है, कुछ अर्सा पहले ना मैंने सुना था कि लेट्स सपोज़ कोई एक आदमी या कोई मतलब कोई भी इंसान है, उसके पास कोई स्किल है, लेकिन वो पढ़ा-लिखा नहीं है बिल्कुल भी। तो वो अपने आप को एनरोल करवा ले और अगर कोई आपके कोई जैसे कोई प्रैक्टिकल कोई टेस्ट लेट्स सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कोई एक मोटरसाइकिल मैकेनिक है बच्चा, तो वो स्कूल वगैरह नहीं गया, उसके पास वो मैकेनिक मोटरसाइकिल के सारे उसको मतलब वो होता है ना, वो ट्रेन है उसमें या उसको सारा उसके अंदर वो एक्सपर्टीज़ आ गई है उसको मोटरसाइकिल के जितने मामलात हैं उसको डील करने की। तो अगर आप जैसे होता है कि वो आपके यहाँ कोई टेस्ट वगैरह दे, तो आप टोयोटा जो है अलाउ करता है कि वो उसको कोई ना कोई सर्टिफ़िकेट वगैरह दे दे? क्या ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी है या जस्ट ये भी एक अफ़वाह टाइप की चीज़ थी?
ये बिल्कुल अफ़वाह नहीं है, ये बिल्कुल रियलिटी है, हकीकत है। बेसिकली ऐसे होता है कि जो आरपीएल प्रोग्राम है, रिकॉग्निशन प्रायर लर्निंग, यानी कि पहले से जिस बंदे को काम आता है वो, जैसे आपने मिसाल दी कि मोटरसाइकिल का मैकेनिक है, तो उसको टाटा जो है उसकी जो स्किल है उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको सर्टिफिकेशन देता है। टाटा जो है वो उसे कहता है कि अगर कोई वेल्डर है वो आए हमारे पास आए, अपनी स्किल का उसका टेस्ट लेंगे, हम उसे प्रैक्टिकली काम उसका चेक करेंगे और उसके बाद उसे सर्टिफिकेशन दे देंगे। ये हमारा बिल्कुल प्रोग्राम मौजूद है। इसके अलावा हम सेमी स्किल्ड स्किल्ड दोनों को हम ट्रेन करते हैं, वो तो हमारे डेफिनेट कोर्सेज हैं। तो ये आरपीएल प्रोग्राम है, ये बिल्कुल हकीकत है। तो टाटा इसको जो है वो ऑन करता है। हमारे जो वोकेशनल के इदारे हैं वो बिल्कुल सर्टिफिकेशन देते हैं। तो इसमें सर एनरोलमेंट हम कैसे करवा सकते हैं? ऐसे लोग जैसे जिनके पास कोई स्किल है, तो एक तो होता है ना बाकायदा, जैसे हमें पता होता है कि ये 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद एड्स आती है, एड्स के अंदर बाकायदा डेट मेंशन की होती है कि आपने जैसे आपने कहा कि अगर वो बंदा एसओपीज पे एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, तो फिर डेफिनेटली उसको मतलब वो पढ़ता है और जैसे उसकी असेसमेंट होती है उसको सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है। तो वो तो एक प्रोसेस हो गया ना पूरा एक। लेकिन एक ऐसा इंसान, जैसे अभी बात हो रही थी कि वो बिल्कुल उसकी है मतलब जस्ट मतलब एक्सपर्ट तो है अपने काम के अंदर, लेकिन वो क्लासेस नहीं लेता या कोई फिजिकल, जो वो जस्ट उसने एक मतलब अपने आप को एनरोल करवाना है, तो वो उसके लिए भी कोई खास टाइम होता है, कोई एड्स वगैरह आती है कि आप अपने आप को कोई इसको एनरोल करवाएं, या मतलब वो साल के किसी भी वक्त वो बाकायदा कोई अपनी एप्लीकेशन दे के जैसे वो एडमिशन अपना फॉर्म वगैरह जमा करवा के और अपने आप को एनरोल करवा के और फिर वो अपनी असेसमेंट दे सकता है? तो इसका क्या क्राइटेरिया या क्या तरीकाकार है? अच्छा, इसमें ना हमारे जो 3 लेवल पे छोटे इदारे होते हैं ना, जो स्पेसिफिकली शॉर्ट कोर्सेज को डील करते हैं, जी जी। तो वो जो है उसमें ये होता है कि जो लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, उसके बाद वो उनकी असेसमेंट के लिए बाकायदा वो अरेंजमेंट करते हैं, तो उसके बाद वो असेसमेंट दे देते हैं। ये चूँकि मैं इसको डील नहीं करता स्पेसिफिकली, ये मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है कि ये क्या पीरियडिकली होता है या मतलब जो है ना थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। तो इसके लिए ओके। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं नहीं चाहता कि गलत इन्फॉर्मेशन मैं अपलोड करूँ आपके इस प्लेटफ़ॉर्म पे। तो ये मैं चेक करके बता सकता हूँ। वैसे मुझे आइडिया है कि ये थ्रू आउट द ईयर होगा। ओके ओके। चलें। ओके सर। बहुत शुक्रिया राशिद भाई आपका। माशाल्लाह बड़ी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो है ना ये सेशन था। और मतलब मेरे लिए बड़ी लर्निंग थी, बड़ी ऐसी चीज़ें थी कि जो मुझे लगता है कि जो बच्चों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, और उनको बड़ी चीज़ें उनके लिए स्पेशली अगर वो टेबटा के हवाले से बहुत सारी मालूमात थी कि उनके लिए एज का क्राइटेरिया क्या है, तालीम का क्राइटेरिया क्या है। तो बहुत सारे इस तरह हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उस हवाले से। तो वो जो मुल्तान शहर के बारे में आपने हमें मालूमात दी हैं, तो वो भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी कि लेट्स सपोज़ अगर कोई बंदा किसी भी जगह से बाहर से मुल्तान में सेटल होना चाहता है या उस एरिया में आके रहना चाहता है, तो डेफ़िनेटली उसको सारी चीज़ें ज़हन में रखते हुए अपने आप को वहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए, ताकि वो अपने आप को आसानी से वहाँ पे एडजस्ट कर सके। तो एक दफ़ा फिर बंडल ऑफ थैंक्स आपके वक़्त देने का और इतनी अच्छी मालूमात शेयर करने का। सर आपका बेहद शुक्रिया, आपने नाचीज़ को मदऊ किया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी, जज़ाकल्लाह। जी, डेफ़िनेटली इंशाल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच।